इसमें मोटे मोटे बिंदु क्या हैं वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। पूंजीवाद का सर्वहारा वर्ग से संघर्ष की अन्य विचारधारा 19वीं शताब्दी में देखने को मिलती है। इसे हम मार्क्सवाद की धारणा कहते हैं। मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एवं ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांतों का निर्माण किया। मार्क्स को द्वंद्ववाद में दो स्रोतों से प्रेरणा मिली, दो व्यक्तियों से प्रेरणा मिली, जिनमें एक हीगल हैं और एक फायरबाख और फित्से हैं। मार्क्स ने इसी आदर्शवादी और दार्शनिक द्वंद्व को भौतिक जीवन पर लागू किया और आर्थिक वर्गों के विरोध और द्वंद्व का सामाजिक व्याख्या का आधार बनाया। मार्क्सवादी विचारधारा ने समस्त सामाजिक घटनाओं की व्याख्या आर्थिक आधार पर की। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के दर्शन की वह आधारशिला है जिसका आश्रय समस्त साम्यवादी समाज लेता है। इसको हम थोड़ा सा विस्तार से करेंगे क्योंकि कार्ल मार्क्स के नाम से आप लोग सभी परिचित हैं और थर्ड ईयर में तो आप लोगों ने बहुत विस्तार से कार्ल मार्क्स को थिंकर के रूप में किया है। यहाँ तो हम इनको सिद्धांत के रूप में देख रहे हैं। तो आप लोगों ने जो थर्ड ईयर में सोशल थिंकर के रूप में जो कार्ल मार्क्स पढ़ा है उसको आपको पढ़ना चाहिए। आपको अपने थर्ड ईयर के रेफरेंसेस निकालने चाहिए और उसमें कार्ल मार्क्स को आपको पुनः पढ़ना चाहिए। जब हम मार्क्सवादी समाजवादी धारणा की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये मार्क्सियन आइडियोलॉजी है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मार्क्स और इनके साथी फ्रेडरिक एंजल्स ने मिलकर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांतों का निर्माण किया। फ्रेडरिक एंजल्स का नाम आप लोगों के लिए अपरिचित नाम नहीं है। आप इस नाम से पूर्णतया परिचित हैं और आप जानते हैं कि फ्रेडरिक एंजल्स ने ही मार्क्स को भौतिक आर्थिक रूप से और बौद्धिक रूप से उनकी बहुत मदद की है और बहुत सी पुस्तकों का प्रकाशन एंजल्स ने मार्क्स की मृत्यु के बाद में भी कराया है। और ये दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। इंटेलेक्चुअल फ्रेंडशिप इनकी आज भी एक उदाहरण के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत की जाती है। मैंने जैसे कि अभी बताया कि कार्ल मार्क्स हीगल से भी प्रभावित थे, फायरबाख और फित्से से भी प्रभावित थे। मार्क्स ने इस आदर्शवादी द्वंद्व, कौन सा आदर्शवादी द्वंद्व जो हीगल के द्वारा दिया गया था और दार्शनिक द्वंद्व जो कि फित्से और फायरबाख के द्वारा दिया था, को भौतिक जीवन पर लागू किया। ये मूलतः कार्ल मार्क्स हीगल से प्रभावित हैं और हीगल ने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है उस द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया है, नॉट भौतिकवाद। और उन्होंने उस सिद्धांत को सामाजिक मानव के इतिहास को समझने में, मनुष्य के समाज को समझने में उसका प्रयोग किया। लेकिन आपने अपने सिद्धांत को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कहकर संबोधित किया, क्योंकि इन दोनों में कुछ मूल अंतर है जिसकी चर्चा हमने पूर्व में भी की और आने वाले समय में भी करते रहेंगे। मार्क्सवादी विचारधारा ने वर्ग की अवधारणा का विकास करके समस्त सामाजिक घटनाओं की व्याख्या आर्थिक कारक के आधार पर की है। अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो तो कार्ल मार्क्स इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपरस्ट्रक्चर की बात करते हैं, अधोसंरचना और अधिसंरचना की बात करते हैं। वो कहते हैं अर्थव्यवस्था जो है, उत्पादन के साधन, उत्पादन के संबंध, ये सब हमारे अधिसंरचना है। और जैसे हमारे उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन के संबंध होते हैं, उसी के आधार पर हमारी संस्कृति, परिवार, विवाह जो संस्थाएं हैं उनको आपने सुपरस्ट्रक्चर कहा है, वो उसी के ऊपर आधारित होती है। तो कार्ल मार्क्स ने जितनी भी सामाजिक घटनाएं हैं उनकी व्याख्या आर्थिक आधार पर समझाने का प्रयास किया है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर मार्क्स ने इतिहास के परिवर्तन और अध्ययन का भौतिकवादी दर्शन, वर्ग संघर्ष और साम्यवादी की स्थापना से संबंधित विचार व्यक्त किए हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के दर्शन की वह आधारशिला है जिसका आश्रय समस्त साम्यवादी लेते हैं। जितने भी सोशलिस्ट हैं आज के समय तक, जिन्हें आप कम्युनिस्ट कहकर पुकारते हैं, वो सभी कार्ल मार्क्स की लिखी पुस्तकों का, उनके द्वारा दिए गए विचारों और सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। आज भी जब कम्युनिज्म की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स उसके जनक के रूप में हमें दिखाई देते हैं। मार्क्स के बिना हमें ना तो लेनिन दिखाई देते हैं ना स्टालिन दिखाई देते हैं। इनके बिना, हम मार्क्स के बिना हम कम्युनिज्म को नहीं समझ सकते हैं। तो जितने भी साम्यवादी विचारधारा के लोग हैं वो कार्ल मार्क्स के विचारों को अपना आधार मानते हैं। मार्क्स का द्वंद्ववाद अथवा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हीगल के द्वंद्ववाद पर आधारित है। और
उनके ऊपर मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववाद को, लेकिन मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववाद को बिल्कुल उल्टा कर दिया है। और यहाँ तक कि कहा गया है कि हीगल अपने, कार्ल मार्क्स कहते हैं अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कि हीगल अपने सर के बल पर खड़े थे, मैंने उनको पैरों के बल पर खड़ा किया है। उन्होंने द्वंद्ववाद तो लिया लेकिन उनसे ठीक विपरीत विचार रखते हैं। हीगल के द्वंद्ववाद की प्रणाली में बुद्धि संगत तत्व यानी बुद्धि का महत्व, विचारों का महत्व है, लेकिन कार्ल मार्क्स के विचारों में हमें पदार्थ का महत्व अधिक दिखाई देता है। वे कहते हैं पदार्थ हमारे विचारों को निर्धारित करता है और हीगल कहते हैं विचार हमारे पदार्थ को निर्धारित करता है। तो ये दोनों ठीक इसके विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। जो विरोधी शक्तियों के संघर्ष के कारण मार्क्स के, हीगल ने घटना प्रवाह को उत्थान, परिवर्तन और विनाश के एक क्रम के रूप में देखा है। थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, उत्थान, परिवर्तन और विनाश। और जब विनाश होकर नई स्थिति उत्पन्न होती है वो पुनः थीसिस बनती है, फिर एंटीथीसिस, फिर सिंथेसिस, जो विरोधी शक्तियों के संघर्ष के कारण सतत रूप से चलती है। हीगल ने माना है कि प्रत्येक वस्तु की प्रतिवादी वस्तु अवश्य होती है। हीगल ने, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हीगल ने बताया कि पहले वाद होता है, फिर प्रतिवाद होता है, फिर संवाद होता है। वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होता है और उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक नई स्थिति का जन्म होता है, एक नई वस्तु का जन्म होता है, जिसको हम संवाद कहते हैं। ये संवाद कुछ समय तक समाज में स्वीकार किया जाता है और उसी प्रकार से चलता है, लेकिन धीरे धीरे ये संवाद थीसिस में या वाद में परिवर्तित हो जाता है और फिर इसकी विरोधी परिस्थितियां भी उत्पन्न होती है, प्रतिवाद। तो ये एक सतत प्रक्रिया के रूप में चलता रहता है, जिसमें वाद प्रतिवाद की सिंथेसिस क्या है, मैंने बताया संवाद, इसमें वाद और प्रतिवाद दोनों की विशेषताओं का समावेश होता है। साथ ही संवाद वाद व प्रतिवाद की तुलना में अधिक उत्तम, क्योंकि ये कहते हैं कि विकास की ओर जा रहे हैं, हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, इसलिए संवाद हरदम वाद और प्रतिवाद से ऊपर ही होगा, उसे बेटर सिचुएशन होगी। अतः संवाद द्वारा वाद और प्रतिवाद दोनों का अतिक्रमण होता है। संवाद एक नवीन परिस्थिति होते हुए भी अस्थायी है। अस्थायी क्यों है? क्योंकि प्रत्येक वाद का प्रतिवाद होगा और इनमें जब संघर्ष होगा तो इनमें संवाद की स्थिति भी उत्पन्न होगी, क्योंकि प्रगति के दौरान थोड़े समय पश्चात वह स्वयं वाद का रूप धारण कर लेता है और फिर उसके प्रतिवाद का भी जन्म होता है। नवीनवाद और प्रतिवाद में पुनः संघर्ष आरंभ होता है, फलतः दूसरा संवाद उत्पन्न होता है और फिर वही एक प्रक्रिया सतत एक क्रिया के रूप में ये चलता रहता है और इस समाज में निरंतर चलती रहती है। और इसी कारण मानव समाज तथा मानव जाति प्रगति के चक्र में चलता रहता है। हीगल की दार्शनिक प्रणाली आत्मवादी है, आदर्शवादी है या मानववादी है। हीगल ने यथार्थ विकास के स्थान पर वैचारिक विकास और वस्तुओं के द्वंद्ववाद के स्थान पर विचारों के द्वंद्ववाद को बढ़ाया है, जिन कमियों को कार्ल मार्क्स ने दूर किया। कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण से इन्हें स्वीकार नहीं करते। हीगल ने कहा कि हीगल का जो सिद्धांत है वो दार्शनिक प्रणाली का सिद्धांत है, आदर्शवादी है, मानवतावादी है, विचारों को महत्व देता है। मार्क्स इसको स्वीकार नहीं करते। मार्क्स पूर्णतः भौतिकवादी थे, इसलिए उनका सिद्धांत भौतिकवादी, द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत कहलाता है। मार्क्स के अनुसार विचार के स्थान पर भौतिक पदार्थ ही इस जगत का आधार है। भौतिक जगत की वस्तुएं या घटनाएं परस्पर संबंधित होती हैं। ये कहते हैं समाज में जो भी भौतिक घटनाएं हैं वो अंतर संबंधित हैं और ये भौतिक जगत की, जैसे हमारे उत्पादन के साधनों में परिवर्तन आएगा तो हमारे परिवार का स्वरूप, विवाह के स्वरूप में भी परिवर्तन आ जाएगा। और इन्होंने कहा भौतिक जगत यानी आर्थिक जगत की बात कर रहे हैं, जब इसमें परिवर्तन आएगा तो हमारा पूरा सामाजिक जगत में परिवर्तन आएगा। भौतिक जगत में परिवर्तन के कारण कुछ प्रवृत्तियां विकसित होती हैं, कुछ नष्ट होती हैं, जबकि अन्य की पुनः आवृत्ति होती है, जिससे विकास का क्रम निरंतर चलता रहता है। समस्त प्राकृतिक वस्तुओं में विरोधाभास होने के कारण भौतिक जगत का विकास होता है। यहाँ मार्क्स में और हीगल में सिमिलैरिटी दिखती है। दोनों कहते हैं कि विरोधाभास तो होता ही है और इसी के कारण जगत का विकास होता है। विरोधाभास हीगल के अनुसार विचारों में है और मार्क्स के अनुसार भौतिक जगत में है। इन्होंने कहा जिस प्रकार बीज से पौधा बनने और अनेक विकासवादी परिवर्तन होते हैं, जिससे वह स्वयं नष्ट हो जाता है और अंकुर के रूप में बढ़ना प्रारंभ कर देता है। ये तो आप लोग ने थर्ड ईयर के अंदर पढ़ा था, तभी एग्जाम्पल हम आपको देते थे कि अगर हम एक बीज को लेते हैं, बीज को हम धरती में डालते हैं
वो एक प्रक्रिया के द्वारा फिर बीज सड़ता है, सड़ने के बाद उसमें एक नया अंकुर उत्पन्न होता है, पौधा बनता है, पौधा बनकर पेड़ में विकसित होता है, फिर उसमें फल आते हैं और फल उसके अंदर बीज होते हैं। तो इन्होंने कहा इसी प्रकार से मानव समाज है, यदि बीजवाद है तो नवनिर्मित पौधा प्रतिवाद है।